हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ अवनीश सर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के पहले चैप्टर मैथमेटिक्स में सेट्स चैप्टर के बारे में। सेट्स 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 अर्थात समुच्चय। तो सबसे पहले बात आती है कि सेट क्या किसे कहते हैं, व्हाट इज सेट, यानी समुच्चय किसे कहा जाता है। तो सेट्स को डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं कि अ वेल डिफाइंड a set is a collection of a set is a collection of well defined object। एक लाइन का आसान सा ये डिफिनीशन है, आप लोग को आसानी से याद भी हो जाएगा कि सेट किसे कहते हैं। कि अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय किसे कहा जाता है कि किसी भी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, यानी अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये इस डिफिनीशन में ये जो टर्म आया है वेल डिफाइंड, इस डिफिनीशन में ये जो टर्म आया है वेल डिफाइंड, इस वेल डिफाइंड का काम मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि डिफिनीशन 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 शुड नॉट बी डिफिनीशन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेल डिफाइंड का मतलब कुछ ऐसा होता है कि डिफिनीशन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अर्थात अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस भारत देश में सबसे सुंदर 10 व्यक्तियों के नाम बताइए, तो आप सबका अलग अलग आंसर होगा। किसी के कलेक्शन में कोई रहेगा, किसी के कलेक्शन में कोई रहेगा, यानी सबका अपना अलग अलग मत होगा इस विषय पर। वेल डिफाइंड का मतलब ये होना चाहिए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर किसी हम विषय पे बात कर रहे हैं, तो उस पे सारे लोगों की राय एक हो। जैसे मैं मान लीजिए आपसे पूछूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल्स बताइए, तो आप बताएंगे कि ए ई आई ओ और यू। और यही क्वेश्चन मैं और किसी से पूछूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में वावेल्स बताइए, तो वो भी यही 5 चीजों को बताएगा, यानी ए ई आई ओ और यू को ही बताएगा। यानी इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स पे सबका अपना ओपिनियन सेम है, वो वेरी नहीं कर रहा है पर्सन टू पर्सन। तो जब वेरी नहीं करे, पर्सन टू पर्सन वेरी वेरी ना करे, तो वो क्या कहलाएगा, वेल डिफाइंड कहलाएगा। यानी हमको एक ऐसा कलेक्शन लेना है जिस कलेक्शन में जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सेट्स का डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। क्या सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि डिफिनेशन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आइए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं सेट्स का। एग्जांपल में आपका हो जाएगा, मैं आपसे अगर पूछूं कि द अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स, या आपको लिख दिया जाए द वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। एक एग्जांपल हमने लिखा है कि द वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स अगर पूछे जाएंगे किसी से भी, तो सबका जवाब एक ही रहेगा कि ए ई आई ओ और यू। ठीक है, तो ये भी एक क्या ये मैं आपसे पूछूं कि क्या एक सेट होगा, तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ये एक सेट होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन हो रहा है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल आप मैं लिख सकता हूं कि द फर्स्ट 5
prime numbers, the first 5 prime numbers. अगर मैं आपसे पूछूं कि द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, क्या यह एक सेट होगा, तो आपका जवाब होगा कि हाँ होगा। कैसे? अगर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर पूछा जाए तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, उसके बाद 3, फिर 5, 7 और 11। यानी किसी से भी अगर हम पूछेंगे कि शुरुआत के पहले 5 प्राइम नंबर आप बताइए, तो सबका जवाब यही रहेगा कि 2, 3, 5, 7 और 11। 11, 13, 17, 19। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 11th। सेक्शन भी कोई नाम डाल दीजिए, सेक्शन ए। मैं आपसे अगर पूछूं कि नंबर ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 11th ए, यानी कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले सभी छात्रों का जो कलेक्शन होगा, क्या वह एक सेट होगा? तो आपका जवाब रहेगा हाँ होगा, क्योंकि जो क्लास 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन के बता सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। मान लीजिए 10 पढ़ रहे हो तो 10 होंगे। अगर किसी दूसरे लड़के को अगर हम खड़ा कराएं और उससे बोले कि इस काउंटिंग करो इस क्लास के बच्चों की, तो वो भी काउंट करेगा, तो 10 ही काउंट करेगा। किसी और बच्चे को खड़ा कराएंगे, उससे कहेंगे कि इस क्लास में कितने बॉयज हैं, काउंट करके बताओ, उसकी जो काउंटिंग होगी उसकी भी काउंटिंग सेम ही होगी। यानी ये क्या कहलाएगा? वेल डिफाइंड होगा। तो जहां भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसको हम सेट कह सकते हैं। आ गई बात समझ में? उम्मीद है कि बेसिक जानकारी कि सेट किसे कहते हैं, सेट का डिफिनेशन और एग्जाम्पल ये आपने समझा होगा। इसके आगे हम अब समझेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के बारे में, यानी सेट को हम कैसे लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, दोनों बात एक ही होती है। आइए एक और एग्जांपल की मदद से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई सेट ए है। एक बात और, सेट को आप कभी भी लिखेंगे तो इस करली ब्रैकेट में। सेट को लिखने का यह तरीका होता है कि सेट कभी भी लिखा जाएगा तो इस करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। मान लीजिए इस सेट ए, कोई सेट हम ले रहे हैं जिसमें 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो। ठीक, हमने एक सेट लिया। यहां इस एग्जाम्पल को देख के आपको दो चीज समझना है कि पहला, किसी भी सेट के अंदर जब हम एलिमेंट को लिखते हैं तो कॉमा के साथ लिखते हैं। दूसरी चीज, किसी भी सेट को लिखने के लिए उसको हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सारे जो नंबर हैं इस सेट ए के ये एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कि सेट ए के एलिमेंट हैं। यानी अगर मैं 2 के बारे में लिखना चाहूं कि 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी 2 क्या है? तो इस सेट का एक एलिमेंट है। इसको लिखने का एक तरीका होता है, आप लोग देख लीजिए कि 2 इसको बिलोंग्स टू ए। इसे हम क्या पढ़ेंगे कि 2 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए, इसे पढ़ा जाता है 2 बिलोंग्स टू ए। इसे आप ये भी पढ़ सकते हैं कि 2 इज इन सेट ए। 2 इज इन सेट ए। उस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि 8 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। एक तरीके से और आप लिख सकते हैं कि 2
is a member of set A। आई बात समझ में? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सेट इज ए वेल डिफाइंड, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट के हमने एग्जांपल समझे, और सेट को कैसे लिखेंगे तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉमा के साथ लिखेंगे। दो चीज ध्यान में रखना है, किसी भी सेट को लिखते समय हम करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, और जब उस सेट के मेंबर्स को लिखेंगे, उस सेट के एलिमेंट को लिखेंगे, तो कॉमा के साथ हम लिखेंगे। पढ़ेंगे कैसे कि 2 बिलोंग्स टू ए, या 4 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए, 12 बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, मान लीजिए मैं कहूं कि 3, तो क्या 3 इस सेट में कहीं दिख रहा है? तो कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो 3 इस सेट का मेंबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इसको कैसे लिखेंगे कि 3 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 3 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जो बिलोंग्स नहीं करेगा, यानी जो उस सेट का मेंबर नहीं होगा, उसको लिखने के लिए हम लिखते हैं कि नॉट बिलोंग्स टू, और जो मेंबर होगा या जो एलिमेंट होगा उस सेट का, तो हम लिखेंगे कि इज बिलोंग्स टू ए। आई बात समझ में? इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि सेट के डेफिनेशन पढ़ा, उसका एग्जांपल पढ़ा, और सेट को कैसे लिखेंगे ये हम समझे। इसके अगले वीडियो में अब हम समझेंगे कि सेट को लिखने के कितने प्रकार हो सकते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स वी राइट द सेट्स। आप एक फॉर्म पढ़ेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म। जब इसके अगले वीडियो में जब हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट पढ़ेंगे या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, तो उसमें हमको 2 टॉपिक पढ़ना होगा। पहला टॉपिक पढ़ना है कि रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, और दूसरा मेथड होता है सेट को लिखने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो के अंत में कमेंट करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे एक नया वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैं आगे भी इस प्रकार की कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डालता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।